नमस्कार सर। सर 1 मिनट, जरा सा सेटिंग में टाइम लग रहा है, 1 मिनट। हाँ, इत्मीनान से मैं अवेलेबल हूँ। यस तो अब ईडी साहब आए नहीं, प्रिंसिपल साहब चाहता हूँ हाँ यार, भूल गया ना। सर का चालू करके आता बोलेंगे तभी तो मैं शुरू करूँ। हाँ वो भी क्या मसाला आ गया? पासवर्ड तो जीमेल का सबको पता है। हाँ उस पे क्रिएटेड फोटो ठीक ठीक ठीक। हाँ तो मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाओ। हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे कहूँ यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पिन करेंगे तो आप यहाँ सामने दिखेगा। हाँ, तो अगर वो आपको फिर सब दिखता देखना है। है ये अनपिन कर देंगे तो सारे दिखेंगे। चलो अनम्यूट कर दो। विद्यार्थियों, आज बड़े खुशी का अवसर है कि अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्रबंध विभाग द्वारा भारतीय प्रबंध के बेसिक पॉइंट्स को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक और मैनेजमेंट थिंकर डॉक्टर पीएन मिश्रा सर से सहमति ली, और सर की तबीयत खराब होने के बावजूद सर ने अपने पसंदीदा विषय पर आपके साथ शेयर करने के लिए अनुमति प्रदान करी। मैं तहे दिल से सर को धन्यवाद देता हूं कि आपने तबीयत खराब होने के बावजूद भी समय निकालकर हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रस्तुति देने का सहमति दी। मैं भारतीय प्रबंध के बारे में 2 मिनट, तो 1-2 बाइट आपको बताना चाहूंगा जो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि संयुक्त हिंदू परिवार का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो भी भारतीय प्रबंध के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें आप अपना घर परिवार का जो मैनेजमेंट देखते हो, जिसमें मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम अपने परिवार के सदस्यों की संतुष्टि किस प्रकार होती है, साथ में आपस में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार बनता है, बच्चा कब 0 से लेकर 80 उम्र तक पल जाता है, ये आप लोगों को इस संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है कि संयुक्त हिंदू परिवार में आप भारतीय प्रबंध के लक्षणों को देखिए, आपको आनंद आएगा। साथ ही अपनी श्रीमद् भागवत गीता, जिनके बारे में आप सुनते हैं, समझते हैं, कई जगह आप इनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उन सब तथ्यों में यदि आप ध्यान दें तो गीता, भगवत गीता आध्यात्मिक संदेश तो देती है, साथ ही कर्म के सिद्धांत को भी प्रतिपादित करने के लिए आपको आग्रह करती है। तो इस प्रकार कर्म के सिद्धांत फिर अपना मैनेजमेंट के सिद्धांत की ओर आ जाता है। इस प्रकार ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखकर भारतीय प्रबंध की ओर निगाह डालें, ऐसा मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है। और इस बीच में हमारे बीच
हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेश जी सिलावट पधार चुके हैं। प्राचार्य जी संरक्षक महोदय भी पधार चुके हैं और मुख्य वक्ता डॉक्टर पीएन मिश्रा सर भी पधार चुके हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और डॉक्टर सुरेश सिलावट सर से आग्रह करता हूं कि वो इस वेबिनार को भारतीय प्रबंधन चिंतन के विषय पर जारी करने की, शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करे और घोषणा प्रदान करे। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर सुरेश जी सिलावट से, कृपया वे आग्रह हमारे स्वीकारे और उद्घोषणा करें। सर आपको हाँ हम बोला एक मिनट सर से बात करें। रितु, हाँ जल्दी लिया यार, मेरा वो चार्जर कहीं रखा गया, नया लिया और बिल भी लिया। हाँ सुरेश सिलावट के नाम, प्रिंसिपल के नाम पे है ना। ओके नंबर बता दो ना कौन सा। हेलो। हाँ सर, स्वागत है सर, पधारी। आपको वेबिनार की प्रारंभ करने की घोषणा करने के लिए आप मुझे। नमस्कार कुंभन जी। नमस्कार सर। और आपके महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय अनूप व्यास जी और इस कार्यक्रम के मेन वक्ता भगवान श्री कृष्ण प्रभु नारायण मिश्रा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस विषय में भारतीय प्रबंधन की मूल बातों पर प्रकाश डाला जाएगा जो विद्यार्थी के मार्गदर्शन का काम करेगी। और विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि जैसे पढ़ाई का अपन मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरह से अपन कक्षा पास करते हैं, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। और जिस तरह अपने माता पिता के कहने पे अपन घर का काम कार्य ढंग से संपादित करते हैं, वो भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा कहलाता है। जो इस मैनेजमेंट की कार्यशाला में आज जितने पार्टिसिपेंट, सुनने वाले और बोलने वाले, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रोग्राम कराने के लिए आदित्य नामत, दिनेश गुप्ता, प्रकाश गर्ग और कॉमर्स विभाग एवं संपूर्ण महाविद्यालय जीएचईसी, डॉक्टर अनूप व्यास और कुंभन जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन के लिए। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि सर ने जो कहा है कि अपने माता पिता के वचनों को ध्यान में रखें और उनके आशीर्वचन के आधार पर अपना जीवन प्रतिपादित करें। मैं हमारे कॉलेज के महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक डॉक्टर अनूप व्यास सर से आग्रह करता हूं कि कृपया सभी का स्वागत उद्बोधन देकर अनुमोदित करें। सबको नमस्कार। श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय, जो प्रदेश का आर्ट कॉमर्स फैकल्टी का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, इस साल यहाँ पर 11,000 के लगभग बच्चों ने एडमिशन लिया है। और इसी महाविद्यालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है प्रबंधन विभाग। उसके द्वारा आयोजित इस वेबिनार में हमारे इस वेबिनार के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेश सिलावट जी, अतिरिक्त संचालक इंदौर संभाग एवं प्राचार्य होलकर साइंस कॉलेज, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका प्रबंध दर्शन पर पूर्ण अधिकार है और आज उसी अधिकार का हमको एक उदाहरण यहाँ उनके उद्बोधन में सुनने का अवसर मिलेगा। भारतीय प्रबंधन न केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही केवल जो पश्चिम की अवधारणा है उससे प्रेरित नहीं है, बल्कि भारतीय प्रबंधन में हम मूल्यों के आधारित प्रबंधन में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है, हमारे यहाँ तो लाभ को भी शुभ लाभ के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारा लाभ केवल पूरा लाभ नहीं होता, उसके साथ शुभ शब्द जुड़ा हुआ है। तो भारतीय प्रबंधन में मानवीय मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को और धार्मिक
जो हमारे विश्वास हैं, उन सबकी छवि पार्टी प्रबंधन में परिलक्षित होती है। आज इस वेबिनार के लिए मैं प्रबंध विभाग के डॉक्टर कुम्भन जी खंडेलवाल को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि इस वेबिनार के आयोजित कराने में पूरे प्रबंध विभाग की उनकी टीम और वाकई में बधाई के काबिल है कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय चुना और आपने इसके साथ ही एक बहुत बड़े विद्वान को डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब को आज आमंत्रित किया। निश्चित ही हमारे सारे पार्टिसिपेंट और जितने हमारी फैकल्टी है, आज उनके उद्बोधन से आप हम सब लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कि ये वेबिनार सफल हो, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी अतिथियों का और पार्टिसिपेंट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने भारतीय प्रबंधन की अवधारणा और मानवीय मूल्यों के साथ लाभ, ये बात उजागर करके या बच्चों को मार्गदर्शित करके बहुत अच्छी बात बच्चों के बीच में रखी। एक प्लेटफॉर्म बन गया बच्चों के लिए सोचने का कि मानवीय मूल्य को बेस माना जाना चाहिए, केवल लाभ आधारित अवधारणा नहीं होना चाहिए। ये संवेदनाएं बच्चों तक पहुंचे और बच्चे अपने कार्यशैली में अपनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ गया। अब मैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभुनारायण जी मिश्रा से आग्रह करता हूं कि वे बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें और हमें सभी इस अवसर का लाभ लेने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर धन्यवाद, प्रभुनारायण जी मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद खंडेलवाल साहब। अतिरिक्त संचालक मेरे प्रिय और आदरणीय सुरेश सिलावट जी, प्रधानाचार्य श्री व्यास जी, डॉक्टर व्यास जी, और विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कुम्भन जी, मेरे सारे शिक्षक साथी और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपके संज्ञान में है, इस वेबिनार की तिथि तो बहुत पहले तय की गई थी, परंतु दुर्योग से मैं बीमार पड़ गया और लगभग 6 दिन अस्पताल में रहने के बाद मैं कल घर आया। आज सवेरे आदरणीय कुम्भन जी से बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी प्रेरणादायक बात कही कि इस व्याख्यान से आपकी चिकित्सा भी हो जाएगी, आपके ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। और मैं भी इसको टालने के बिल्कुल मूड में नहीं था। यहाँ 2 चीजें मैं और निवेदन करूं। कुम्भन जी चाहे न चाहे, व्यास जी की इजाजत हो या न हो, मैं परिस्थितियां सामान्य होने पे कॉलेज आऊंगा और जबरियां आऊंगा, सारे शिक्षक साथियों से बात करूंगा और एक टेक्निकल टॉपिक जो आपकी मर्जी का होगा और भारतीय प्रबंधन चिंतन पर मैं कुछ बातचीत करूंगा। एक मैं और अपना प्रयोजन अभी बता दूं अपने विद्यार्थियों को और अपने शिक्षक साथियों को। भारतीय प्रबंधन चिंतन का एक राष्ट्रीय प्रकल्प मैं हेड कर रहा हूं। आज के व्याख्यान के बाद जिन शिक्षकों को, जिन विद्यार्थियों को उस प्रकल्प के साथ जुड़ना हो, माननीय खंडेलवाल जी से मेरा नंबर ले लेंगे और वो मुझसे संपर्क करें। एक दूसरा मेरा उद्देश्य यह है कि जो कुछ आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगर आप इसको एक फेवरेट पास टाइम बना लें तो ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात होगी, क्योंकि इस अभियान को जारी रखना कई दृष्टिकोण से जरूरी है। शुरू में एक बात मैं और निवेदन करूं, विद्वत जगत में, विशेषकर पश्चिम में, हम हास्य का पात्र बनते हैं जब कोई नई डिस्कवरी आती है और कोई वेदों का पन्ना खोल के खड़ा हो जाता है कि ये तो वेदों में था, इसमें नया क्या है। इससे हम हास्य के पात्र बनते हैं। उचित बात तो यह है कि हम वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके कोई नया आविष्कार करें, किसी नई थियरी को हम जन्म दें, तब तो हमारी प्रामाणिकता होती है। और उस प्रामाणिकता को प्राप्त करने के लिए 86 से मैं काम कर रहा हूं। शास्त्रों के आधार पर, वेदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर प्रबंधन के सूत्रों को निकालना और उनको प्रसारित करना
कोर्सेज में डालना, ये सब काम मैं एज अ मिशन कर रहा हूं। अब मैं मूल विषय पे आता हूं। प्रबंधन के दो अवयव माने जा सकते हैं। एक को आप कह सकते हैं सार्वभौमिक, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरे को कह सकते हैं लोकल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। जो यूनिवर्सल कंपोनेंट है मैनेजमेंट का, वह प्रत्येक देश काल परिस्थिति में एक जैसा रहता है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह वो एक जैसा रहता है। जैसे डेबिट डेबिट रहेगा, क्रेडिट क्रेडिट रहेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसी प्रकार से हर स्थान पे कैलकुलेट की जाएगी। लीनियर प्रोग्रामिंग के सूत्र भी उसी प्रकार रहेंगे। ये हमारा है ग्लोबल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। ग्लोबल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट में मूलतः हम उन सिद्धांतों की बातचीत करते हैं जो इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इन सारे विधाओं से आते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो ग्लोबल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट है, उसका मैनेजरियल इफेक्टिवनेस में योगदान मात्र 12% है। और दूसरा है लोकल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। मनुष्यों के साथ आप किस प्रकार से बर्ताव करेंगे। एक इंडियन माइंड, अमेरिकन माइंड, यूरोपियन माइंड, ये सब का सब एक जैसा और एक प्रकार से ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसे हम कहते हैं लोकल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। स्थानीय लोगों के साथ आप कार्य किस प्रकार से लेंगे, इसका जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस में, वो 88% है, 88% है। और जाहिर है कि जो ग्लोबल कंपोनेंट है वह कम महत्वपूर्ण है और लोकल कंपोनेंट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम भारतीय प्रबंधन चिंतन की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम रेखांकित करना चाहते हैं लोकल कंपोनेंट को। यहाँ एक पृष्ठभूमि और मैं डाल देना चाहता हूं। एक महान विकसित समाज एक घटिया मैनेजमेंट के साथ चल नहीं सकता है। और अगर आपने मैनेजमेंट को परिवर्तित कर दिया तो वो समाज परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे पिछड़ेपन की अनेक वजहें हैं, संसाधनों का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन मैनेजमेंट के एक विद्यार्थी के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एप्रोप्रिएटली मैनेज्ड नहीं हैं। और चूंकि हम एप्रोप्रिएटली मैनेज्ड नहीं हैं, इस नाते हमारी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और जब हम एप्रोप्रिएटली मैनेज्ड हो जाएंगे तो हमारी अनेक व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि एक श्रेष्ठ अच्छे प्रकार के प्रबंधन का मूल मंत्र क्या है। एक वाक्य में मैं कहना चाहूंगा कि दिए हुए इनपुट के लिए अगर प्रिडिक्टेबल आउटपुट है, इसका मतलब उस समाज की, उस व्यवस्था की, प्रबंध की चीजें ठीक चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे कार्यालय में एक एप्लीकेशन डाली, उस एप्लीकेशन को मुझे फेवरेबली डिस्पोज ऑफ करना है, तो मैंने तुरंत उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई कर दी। एक दूसरी एप्लीकेशन है, उस दूसरी एप्लीकेशन पर मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं, उसके ऊपर मैंने टेबल वीटो एक्सरसाइज किया और वो कागज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उस पे मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब वहां का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। गिवन आउटपुट के लिए गिवन टाइम में प्रेडिक्टेबल आउटपुट होना चाहिए गिवन इनपुट के लिए। इसका मतलब यह है कि प्रबंधन उसका ठीक चल रहा है। और जब प्रबंधन ठीक चलता है
तो हमारे पर्सनल डिस्क्रिशंस बड़े कम या बड़े न्यून हो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि अपने पर्सनल डिस्क्रिशंस को कोई भी आदमी छोड़ने को तैयार नहीं है, और इस नाते वह अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं ही चौपट करता रहता है, नष्ट करता रहता है। हम एप्रोप्रिएटली नाइसली मैनेज्ड देश नहीं है। 3 कालखंडों में हम सर्वोच्च थे दुनिया में, और ये बात मैं अपने बौद्धिक अध्ययन और चिंतन के आधार पे कह रहा हूं, इसके ऊपर किसी की मुहर नहीं लगी हुई है। एक समय था ऋग्वेद का समय, जब पूरी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं था, जहां लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था। हम उच्च कोटि के काव्य का सृजन करते थे, उच्च कोटि की ज्यामिति और गणित किया करते थे, कोई भी हमारे इर्द गिर्द नहीं था। दूसरा समय था महाभारत का कालखंड, जिस समाज को हमने अपने ही अहंकार से, पारिवारिक लड़ाइयों के कारण जिस समाज को हमने नष्ट किया, हमारे इर्द गिर्द उस समय भी कोई नहीं था। और तीसरा कालखंड जो लगभग 2200 वर्ष पहले, जिसे हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसको चंद्रगुप्त ने और आचार्य कौटिल्य ने जिसका सृजन किया था, तो ये ऐसे 3 कालखंड थे जिन 3 कालखंडों में पूरे संसार में हमारी कोई सानी नहीं थी, हमारी कोई बराबरी नहीं थी। अब प्रश्न इस बात का पैदा होता है कि ऐसे श्रेष्ठ समाज को चलाने के लिए, ऐसे श्रेष्ठ समाज की व्यवस्थाओं के लिए हमारे पूर्वज किसी न किसी प्रकार के प्रबंधन के सूत्रों का पालन तो करते रहे होंगे, कोई सिद्धांत उन्होंने खोजा होगा, इन्हीं विधियों का विकास उन लोगों ने किया होगा। सवाल इस बात का पैदा होता है कि वे विधियां, वे सूत्र, वे सिद्धांत कहाँ उपलब्ध हैं? आज उनकी जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त हो? जाहिर है अपने प्रमाद के कारण अनेक जानकारियां हम नष्ट कर चुके हैं। बाह्य आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जला दिया, और कई कई पुस्तकालय तो 6-6, 7-7 महीने तक जलते रहे हैं। अंदाज आप लगा सकते हैं कि उसमें कितने महान ज्ञान राशि का नाश हो गया होगा। लेकिन आज जो कुछ भी बचा है वह पर्याप्त है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि प्रबंधन के क्षेत्र में भी हम जगत गुरु थे, और अपने ज्ञान को हमने स्वयं विस्मृत कर दिया, उसका स्वयं नाश किया है। इसके लिए हम किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं कह सकते, उसके लिए हम स्वयं, हम भारतवंशी स्वयं जिम्मेदार हैं। अब बात आती है कि उस भारतीय प्रबंधन चिंतन को यदि समझना है तो हमें किस प्रकार की किताबों को देखना होगा, और उसकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। जाहिर है पहला मूल जो ग्रंथ है वह वेद ही है, ऋग्वेद, और उसके साथ के साथ 3 वेद, और मतलब 4 वेद। वेदों के बाद आते हैं शास्त्र, 6 शास्त्र। मैं किसी की परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं। इस देश के बौद्धिक समाज से भी अगर पूछा जाए, पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए कि भैया 6 शास्त्रों के जरा नाम बताओ कौन कौन से हैं, उन 6 शास्त्रों की विषय वस्तु क्या है ये बता दो, अनेक लोग 6 शास्त्रों का नाम और विषय वस्तु नहीं बता सकेंगे, क्योंकि न तो हमको बताया गया और न ही मैंने उन शास्त्रों को और उन शास्त्रों के विषय वस्तु को जानने का प्रयत्न किया। फिर 18 पुराण, 18 पुराणों के बाद 18 उपपुराण, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। यहां तक जो है जो मसले हैं वे उतने बड़े बड़े जटिल हैं। भाषाओं का प्रश्न है, शब्दों के अर्थों के परिवर्तित होने का प्रश्न है, लेकिन
इसके बाद आता है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत भाषा में है, जहां से कविता की शुरुआत होती है। और वाल्मीकि दुनिया की विश्व भाषा का पहला कवि हैं। न केवल वे दुनिया के पहले कवि हैं, उनके समकक्ष कोई कवि दुनिया का किसी भी भाषा में है नहीं। हमारे दोस्त लोग ये कह सकते हैं कि क्या संपूर्ण विश्व का काव्य मैंने पढ़ लिया है? जाहिर है नहीं पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से, हिंदी माध्यम से सारे प्रतिनिधि काव्य मैंने पढ़े हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वाल्मीकि के इर्द गिर्द कोई कवि नहीं है। और वाल्मीकि को, रामायण को हमने कभी प्रबंध शास्त्र के रूप में नहीं पढ़ा। उसमें जो अंतर्निहित बातें हैं उनको हमने मैनेजरियल विजडम के रूप में नहीं देखा। उनके कुछ सूत्रों की तरफ आज मैं आपका संकेत करूंगा ताकि इनमें आपकी रुचि पैदा हो। इसके बाद आता है महाभारत। और महाभारत के विषय में इस देश के चतुर बौद्धिक क्लास ने एक डर पैदा कर दिया है। वो डर क्या है कि महाभारत पढ़ो नहीं, घर में रखो नहीं, पढ़ोगे तो युद्ध होगा। जबकि सच ये है कि महाभारत पढ़ने से युद्ध नहीं होता, महाभारत न पढ़ने से युद्ध होता है। जो महाभारत पढ़ता है वो महाभारत करता नहीं, और जो महाभारत नहीं पढ़ता वो महाभारत करता है। लेकिन चतुर बौद्धिक क्लास ने ये डर पैदा कर दिया कि भैया इस किताब से तो दूर ही रहो, बड़ी खतरनाक किताब है। जैसे मैं तो ग्रामीण परिवेश का हूं, मैं तो ये जानता हूं कि गांव के बाहर हर पीपल बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल या भूत निवास करता है, क्योंकि रात में वो जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन जाता है और पूरे गांव को डरा के रखे, भैया अंधेरा होते उधर जाओ मत, वहां तो चुड़ैल आएगी, वहां तो भूत आएगा, और इन लोगों के कार्य चलते रहे। वैसा ही डर महाभारत के विषय में इस समाज में पैदा किया। कल्पना करिए कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को, जन सामान्य को महाभारत की अगर विजडम, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता मालूम होती तो देश कहीं और अच्छा होता, देश कहीं और श्रेष्ठ होता, अद्भुत प्रकार का होता। इन ग्रंथों को समझने की परेशानी क्या है, मैं अपने शिक्षक साथियों से ये कहना चाहूंगा। सबसे पहली परेशानी, उम्मीद करता हूं लैंग्वेज के लोग भी कुछ दो चार जुटे होंगे इस वेबिनार में, हर शब्द का एक इतिहास होता है। शब्द अपना अर्थ बदलते रहते हैं। आज के 5000 वर्ष पहले जिस भाव में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था, आज वही भाव, वही उसका अर्थ नहीं है। एक दो उदाहरण लूंगा, ज्यादा नहीं, वरना बहुत विस्तार होता जाएगा, लेकिन जिनको रुचि हो उनसे मैं संपर्क जरूर रखना चाहूंगा। एक शब्द है गोष्ठी। गोष्ठी शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, और गोष्ठ कहते हैं खूंटे को। आप सभी खूंटा जानते होंगे, जहां वो जानवर बांधे जाते हैं और वो अस्तबल में गड़ा रहता है, उसे कहते हैं गोष्ठ। और उस स्थान को कहते हैं गोष्ठी, जहां पशु बांधे जाएं, गाय बैल घोड़े बांधे जाएं। लेकिन अब पशु गोष्ठियों में नहीं जाते हैं। कुंभन जी तो आज मुझे ही वेबिनार में एक प्रकार की गोष्ठी में लेकर के चले आए हैं। शब्द ने पूरी तौर पे अपना अर्थ बदल दिया है। 300 वर्ष पुरानी मात्र एक डिक्शनरी उठाएं, उसमें मैथमेटिक्स का जो शब्द अर्थ मिलेगा वो लॉजिकल नॉलेज, ज्यादा पुराना नहीं मसला है। लेकिन आज मैथमेटिक्स लॉजिकल नॉलेज नहीं है, आज मैथमेटिक्स साइंस ऑफ नंबर है। और एक अत्यंत नया शब्द 1920-21 के आसपास पैदा हुआ, खिलाफत। टर्की के खलीफा के टाइटल की रक्षा के लिए जो आंदोलन भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने किया, उसे हमने कहा खिलाफत आंदोलन। फिर वो बातचीत में घुसा और इसके बाद शब्दकोश में घुस गया, और आज खिलाफत का प्रयोग हम मुखालफत के अर्थ में करते हैं। मुखालफत के अर्थ में करते हैं। शब्द ने अपना अर्थ पूरी तौर पे बदल दिया है। ये पहली परेशानी।
दूसरी परेशानी ये है कि जिनको साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें, इंजीनियरिंग, मेडिसिन आती है, उन्हें वेदों का कोई ज्ञान नहीं है। और जिन्हें वेद आता है उन्हें मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है। इस नाते एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है। और जो वैदिक विद्वान हैं वे अपने आप में इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती, अपने आप में ही बड़े मस्त वो रहते हैं, तो वो बड़े कम्युनिकेटिव वो नहीं है। और भारतवंशी के रूप में हमने अपने ज्ञान को सिस्टमेटिकली रखा नहीं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमने उसको पास ऑन नहीं किया, और बहुत बड़ी ज्ञान राशि इसी प्रक्रिया में हमारी नष्ट हो गई है। लेकिन आज खुशी की बात है कि देश में बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग है, मैं देख रहा हूं मेरी बहन संगीता मेहता जी ने ज्वाइन कर रखा है, जो बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं और जो इस ज्ञान परंपरा को पुनः सृजित करने का काम कर रहे हैं। उस समूह का अंग होने का मुझे गौरव प्राप्त है कि उस नॉलेज को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और लोगों का साथ चाहूंगा। अब मैं थोड़े उदाहरण लेना चाहूंगा, प्रबंध की ये उदाहरण, क्योंकि हमने महाभारत को, रामायण को, रामचरितमानस को हमने धर्म ग्रंथ के रूप में देखा और कहा भैया ये पढ़ने की चीजें तो नहीं है, ये पूजा पाठ करने की चीजें हैं, चल चढ़ाओ, आरती करो, लेकिन पढ़ो ना। पढ़ेंगे नहीं तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज कुछ उदाहरण मैं रामचरितमानस से लूंगा, वाल्मीकि रामायण से लूंगा, एक दो उदाहरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर का जो मेरा काम है वो कर्टेन रेजर का है। अगर एक भी मेरे शिक्षक साथी या विद्यार्थी इस अभियान में लग जाते हैं तो मैं आदरणीय कुंभन जी को धन्यवाद दूंगा कि ये वेबिनार सफल हुआ और मैंने अपने प्रयोजन की तरफ एक कदम बढ़ाया है। उदाहरण मैं ले रहा हूं इधर उधर, जो मनोविज्ञान के किताबों में है नहीं। ये तय हो गया है कि भगवान श्री राम वन में जाएंगे, सीता को वनवास नहीं हुआ है, लक्ष्मण को भी वनवास नहीं हुआ है, तो वे सीता से मिलने जाते हैं। भगवान श्री राम सीता अपने को कैसे अयोध्या के राजमहल में रखेंगी, इस विषय में वो उपदेश देते हैं। उस उपदेश के एक छोटे से अंश को सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत तुमको रोज प्रणाम करने आएगा, उसके प्रणाम के उत्तर में मात्र उसको आशीर्वाद देना, मेरी प्रशंसा मत करना। अपने सखियों के बीच में भी जहां भरत हो, मेरी प्रशंसा मत करना। कारण वो बताते हैं, बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है कि प्रायः एक तेजस्वी व्यक्ति दूसरे तेजस्वी व्यक्ति की प्रशंसा सहन नहीं कर पाता है। अब फिर वो भरत की तारीफ करना शुरू करते हैं कि भरत तो पूर्ण पुरुष है, उसमें इस प्रकार का कोई दोष हो ये तो संभव नहीं है। परंतु फिर भी एक ये मनोवैज्ञानिक सावधानी बरत लेने में कोई नुकसान नहीं है। 20-30 साल से मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये विजडम इतने डीपली, इतने क्लियरली मैंने कहीं देखी नहीं वाल्मीकि रामायण को छोड़ करके। अब एक दूसरा प्रसंग, बहुत छोटा सा, बड़ा मोहक है। ऋष्यमुख पर्वत के निकट भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंच गए हैं। उसी पर्वत पर सुग्रीव रहता है। सुग्रीव के लिए वो पर्वत निरापद है क्योंकि बाली वहां नहीं आ सकता, सुरक्षित है। अब सुग्रीव को ये लगता है राम और लक्ष्मण को देख करके, क्योंकि बाली यहां आ नहीं सकता है, तो किन्हीं योद्धाओं को, युवकों को उसने मेरा वध करने के लिए बुलाया है। सुग्रीव के प्राण कंठ से लटके हुए हैं। वो हनुमान जी को, जो सुग्रीव के मंत्री हैं, हनुमान जी को भेजता है कि जाके पता लगाओ
ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, और इसी खबर पर यह निर्भर करेगा कि सुग्रीव वहां से पलायन करे या वहीं वो बैठा रहे। अब पूरी बात को मैं बहुत छोटे में कहता हूं। हनुमान जी जाते हैं, कुछ देर तक वो कुछ कहते रहते हैं, भगवान श्री राम उनकी बात सुनते रहते हैं। सुनने के बाद भगवान श्री राम हनुमान जी से बात नहीं करते, वे लक्ष्मण से बात करते हैं। कहते हैं देखो ये हनुमान जी हैं, ये विद्या और बुद्धि के विशारद हैं, ये सुग्रीव के मंत्री हैं और सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। अब इसके बाद भगवान श्री राम हनुमान जी की वाणी में कुछ गुण गिनाना शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, जब मैं आईएनएस का संचालक हुआ करता था, एक सज्जन कनाडा से आए, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बड़े भारी विद्वान अपने को कहते थे और बोले कि साहब उन्होंने 10 वर्षों तक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अध्ययन करके ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर के गुण निकाले हैं। मैं चूंकि कैंपस में ही रहता हूं, मैंने अपने एक विद्यार्थी को भेजा घर, हमने कहा जाओ वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी वर्जन लेके आओ, और मैंने वो अंग्रेजी वर्जन वहीं सभागृह में पढ़ के सुना दिया कि आपने खामखा इतना अपना समय बर्बाद किया, हमारी आपकी अगर मुलाकात हो जाती तो ये आधा पन्ना वाल्मीकि रामायण का मैं आपको बता देता, और जितना आपने शोध किया उससे ज्यादा सामग्री यहाँ उपलब्ध है। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि देखो, और इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की नजरिए से देखिएगा, जो हमारे मित्र इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के प्रोग्राम में पढ़ा रहे हों। भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी ने इतनी देर तक भाषण दिया, इतनी देर तक बोले, पर इतना अधिक नहीं बोले कि मुझे अरुचि उत्पन्न हो जाए, मैं इनकी बात सुनना बंद कर दूं। इतनी तेज ये नहीं बोले कि मेरे कानों को कटु लगे, इतने धीमे ये नहीं बोले कि मुझे सुनने में परेशानी हो। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको सुनने और जानने में जिसमें मेरी दिलचस्पी न हो। इन्होंने कोई ऐसी भाव भंगिमा नहीं की जो असंस्कृत हो, अनकल्चर्ड हो, और जो इनके द्वारा दिए गए मैसेज को इन्फोर्स न कर रही हो। और फिर कहते हैं भगवान श्री राम कि जिसने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन नहीं किया है, जो व्याकरण का विद्वान नहीं है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा और समझा नहीं है, वह इस प्रकार के उच्च कोटि की भाषा बोल नहीं सकता है। फिर वो लक्ष्मण से कहते हैं कि अब ये जान लो कि ये कौन है और कितने ये बुद्धिमान है। अब मेरी तरफ से तुम इनसे बातचीत करो, मेरी तरफ से इनसे बात करो। इतने गुण उनकी वाणी में उन्होंने गुना दिए जो आज भी हम अपने कम्युनिकेशन के पेपर्स में पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ाते नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं कि ये सारी चीजें भी हैं। अब बात आगे बढ़ती है। हनुमान जी को सुग्रीव को मैसेज देना है, जल्दी जल्दी मैसेज देना है, क्योंकि सुग्रीव परेशान है, उसे तय करना है कि भागे कि बच्चा बचा रहे वहीं पर वो। अब मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज दे दिया, चिल्ला के बोल भी नहीं सकते थे कि सुग्रीव बैठे रहो, कोई परेशानी की, किसी प्रकार की परेशानी की कोई बातचीत है नहीं, आनंद से रहो, ऐसा वो कर नहीं सकते। अब हनुमान जी क्या करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, राम लक्ष्मण के चरणों में लेट जाते हैं। अब वहां मैसेज क्या है कि भाई ये महत्वपूर्ण लोग हैं। हनुमान जी ने साष्टांग प्रणाम कर लिया, पर वहां पे एक बात और हो सकती है। सुग्रीव ये सोच सकते हैं कि जब हनुमान जी जैसा बलशाली व्यक्ति सरेंडर कर रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, तब तो और जल्दी यहां से भागो, अब तो बिल्कुल ही खैरियत नहीं है। ये मैसेज और क्लियर हो जाए, इस नाते हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। अब मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दो युवा शस्त्रधारी ऋषिमुख पर्वत के पास दिखाई दे रहे हैं, वे आदरणीय लोग हैं, वे निरापद लोग हैं,
सुग्रीव को उनसे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हमने सीमित साधनों से प्रभावी संप्रेषण करने के कोई तौर तरीके, कोई केस स्टडी अपने विद्यार्थियों को बताई नहीं। यह एक अच्छी केस स्टडी हो सकती है सीमित साधनों से प्रभावी संप्रेषण करने की। आगे मैं इसी चीज को और बढ़ाता हूं। यह टोली जा रही है सीता जी की खोज करने के लिए। दक्षिण वाली टोली में अंगद हैं, जामवंत हैं, हनुमान जी स्वयं हैं, और संभावना इस बात की ज्यादा है कि दक्षिण में ही रावण सीता का अपहरण करके ले गया है। काम क्या दिया गया है? बहुत छोटा सा काम है। सीता ही देख कहु सुधी आई, सीता को देख करके आके समाचार कह दो। तो कट द होल स्टोरी शॉर्ट, कहानी को छोटा करते हुए वो काम तो तभी पूरा हो जाता है जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में ये देख लिया कि सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। और क्या कर रही हैं वो? वे आत्महत्या करने का मन बना रही हैं, आत्महत्या करने का वो साधन जुटा रही हैं। अब मान लीजिए काम तो हो गया। अगर हनुमान जी शासकीय सेवक होते तो कहते हाँ आपने काम दिया था, जाके सीता जी को देख करके खबर कर दो। तो देख लिया, अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हैं वो और आत्महत्या करने का इंतजाम कर रही हैं। ये समाचार सुन करके भगवान श्री राम को कितना आनंद आता। सोचते अरे मूर्ख, इस बीच अगर वो आत्महत्या कर लें तो इस पूरे अभियान का अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी स्वतः अपने दायित्व का विस्तार करते हैं। काम जितना दिया था वो हो गया। अगला दायित्व अपने ऊपर जो वो ग्रहण करते हैं वो ये कि वे सीता को आत्महत्या करने के प्रयत्न से रोकेंगे। पुनः ऐसा वो न करें, ऐसी कोशिश न करें। इसके लिए उनको वो मनोबल भी उनका वो बढ़ाएंगे। एक यहाँ और मसला आता है। पेड़ पर बैठे हुए हैं, सीता जी नीचे बैठी हुई हैं। हनुमान जी भाषा का चुनाव कर रहे हैं कि किस भाषा में वे सीता जी से बात करें। कई विकल्प लाते हैं वो। एक विकल्प ये कि वे अपने कपि रूप में धम्म से वहीं अशोक पेड़ से नीचे कूद आए सीता जी के सामने। फिर हनुमान जी स्वयं विचार करते हैं कि नहीं, ऐसा तो बहुत हानिकारक होगा, ये सीता जी चीख पड़ सकती हैं और इनके जो प्रहरी हैं ये सब के सब अलर्ट हो जाएंगे और इनसे मेरा युद्ध छिड़ जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि इस युद्ध में मैं जीत जरूर जाऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं इतना थक जाऊं कि मैं वापस न जा सकूं। और फिर एक प्रबंधकीय सिद्धांत देते हैं कि ऐसी परिस्थिति में युद्ध का परिणाम तो सदा ही अनिश्चित होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी बुद्धिमान आदमी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अनिश्चित होता हो, तो वो धम्म से नहीं कूदेंगे। अब दूसरा विकल्प कि वो ब्राह्मण के रूप में संस्कृत बोलते हुए सीता जी के सामने जाएं। एक मनोविज्ञान का सिद्धांत यहां भी, और रिवार्डेड बिहेवियर इज मोर लाइकली टू अकर। ऐसा व्यवहार जिसका रिवार्ड हो चुका है, और ये ब्राह्मण रूपधारी संस्कृत बोलते हुए रावण ने सीता का अपहरण किया था। सीता जी ये सोच सकती हैं कि ये रावण की ही कोई लीला है, उसके ऊपर विश्वास न करें। वो इस तरह से कई कई विकल्प वो उठाते हैं और उन विकल्पों को वो ड्रॉप करते हैं और अंत में कहते हैं कि इसी पेड़ पर बैठे बैठे बहुत धीमी आवाज में उस भाषा में जो भाषा अवध के आसपास बोली जाती है, अवधी भाषा में मैं भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करूंगा। इतने धीरे धीरे कि वो माता सीता को ही सुनाई पड़े और किसी को न सुनाई पड़े, तो वो मुझसे बातचीत करने के लिए प्रेरित होंगी और निरापद वातावरण में बात हो जाएगी।
होता भी वैसा ही है। हनुमान जी सीता जी के सामने जाते हैं। टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, अब वो सीता जी से कहते हैं कि आप चिंता न करें, मास दिवस जननी धरुधीरा, कपि सहित आई हैं रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, क्यों पुर नारदाद जस गई हैं। इस पर सीता जी कहती हैं कि ये राक्षसों को जानते हो, कितने बलवान हैं ये, और तुम जैसे पॉकेट एडिशन बंदर इन राक्षसों से लड़ेंगे? हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान भट अति बलवाना। अब वो प्रकरण उपस्थित हो जाता है कि हनुमान जी को अब अपना शरीर भी दिखाना है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ। तो तुरंत अपना उद्देश्य वो परिवर्तित कर लेते हैं कि अब उन्हें अपना शरीर भी सीता जी को दिखाना है। शरीर में बल भी हो ये आवश्यक नहीं है। इस नाते बल भी दिखाने के लिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को नींद नहीं आती थी, भूख और प्यास भी नहीं लगती थी उनको। तो अब वो क्या करते हैं, अपना शरीर दिखाते हैं और वहीं पर एक सीमित युद्ध लड़ते हैं। वो उस सीमित युद्ध में रावण के 5 सेनापति और 1 बेटा मारा गया है। अक्ष कुमार उस युद्ध में मारा गया है। और इसके बाद जब मेघनाद उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, हनुमान जी में ये शक्ति थी कि वो ब्रह्मास्त्र को डिफाई कर सकते थे, लेकिन वो विचार करते हैं जो न ब्रह्म सरमानियो महिमा मिटे अपार। वे ब्रह्मास्त्र को सरेंडर करते हैं, लंका में रावण के समक्ष जाते हैं, वहां भी अपना सिक्का जमाते हैं, लंका को जला करके तहस नहस करके वे लौट के वापस आते हैं। क्या है प्रबंध की सूत्र? एक प्रवीण प्रबंधक अपने उद्देश्य का प्रसार या संकुचन कर लेता है, परिस्थितियों के अनुसार वह लकीर का फकीर नहीं होता है। हमने कभी भी इस तरह से चीजों को नहीं पढ़ाया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेक्निक के रूप में हमें पढ़ाई जानी चाहिए, अनेकों ऐसे हैं जिन्हें हमें उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। आज जैसा कि माननीय खंडेलवाल जी ने कहा था कि इस भाषण के बाद मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो सही में बढ़ गई है। अब मैं अपने वाणी को, आप सबको, कॉलेज को, कुम्मन जी को, व्यास जी को, एडी साहब को धन्यवाद देते हुए सारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को विश्राम देता हूं। यदि कोई इस अभियान में मुझसे जुटना चाहेगा उसका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, परिस्थितियां सामान्य होते ही मैं कॉलेज आऊंगा और आप सबसे मैं मिलना चाहूंगा, विशेष रूप से विद्यार्थियों से मैं मिलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आदर और प्रेम के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय खंडेलवाल जी आगे का शिष्टाचार जारी रखें। जी हाँ, धन्यवाद सर। आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए धन्यवाद सर। आपने वैश्विक यात्रा से महाभारत को, रामायण सबको जोड़ते हुए भारत को किस प्रकार जोड़ा, ये तो आज सुनने लायक मौका था। मैं विद्यार्थियों से जरूर चर्चा करूंगा और आपको शीघ्र आप स्वस्थ हों तो मैं आपको कॉलेज में विद्यार्थियों से थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर आज के उद्बोधन में खैर हमने भी बहुत सारी बातें सीखी। रामायण काल और महाभारत की बातें आपने जो बताई है उसको जरूर हम हमारे अध्ययन में शामिल कैसे कर सकते हैं, ये जरूर हम करने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे साथी प्राध्यापक डॉक्टर सुनील यादव से आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त करें। सुनील सर। सामान्य मुख्य मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेश सिलावट जी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर एवं डॉक्टर अनु व्यास जी, प्राचार्य गवर्नमेंट
शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर एवं समस्त पदाधिकारी, प्राध्यापक एवं विद्यार्थी सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना जो कीमती समय दिया, और इसके साथ ही जो हमारे विद्वान थे जिन्होंने आज हमारे भारतीय दर्शन पर, भारतीय संस्कृति पर किस तरह से हम प्रबंधन के सिद्धांत को विद्यार्थियों के लिए लागू कर सकते हैं, वाल्मीकि रामायण, भगवद गीता हुई, इसके लिए मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से सुनील यादव सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सभी लोग थैंक अपने यू, फीडबैक थैंक यू। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे फीडबैक फॉर्म भर दें तो उनको सर्टिफिकेट मेल पर ही प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। सभी अटेंडीज को फीडबैक फॉर्म फिलअप करना है। आपके कमेंट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म पेस्ट किया है, और साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी फीडबैक फॉर्म डाल दिया जाएगा। ईमेल आईडी पर आपको आपका सर्टिफिकेट रिसीव होगा। सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी में है।